गोस्वामी, फाउंडर एंड एमडी ऑफ परीक्षार्थी आईएएस एकेडमी। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को पता होगा कि आज से नया विषय प्रारंभ होने जा रहा है जिसका नाम है विज्ञान या साइंस। ऑफलाइन कक्षाओं में साइंस की क्लासेस नहीं हो पा रही थी और बच्चे डिमांड कर रहे थे इसको लेकर कि सर आगामी परीक्षा जैसे अग्निवीर, एमपी पुलिस, एमपीएसआई और कई सारी ऐसी परीक्षाएं आयोजित होगी अभी सरकार के द्वारा, राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के द्वारा, जिसमें विज्ञान एक विषय जो है आपसे पूछा जाएगा और ऑब्जेक्टिव टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। लगभग 5 से 10 प्रश्न इस विषय से पूछे जाते हैं। तो आज आप ये सोच रहे होंगे कि साइंस क्या पवन सर पढ़ाएंगे, तो वैसे तो फोटो देख के आप समझ गए होंगे कि राजपाल सर का फोटो लगा हुआ है, तो ये जो विषय आपको पढ़ाने जा रहे हैं राजपाल सर ही पढ़ाएंगे। तो आप सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि क्लास में रेगुलर रहेंगे, क्योंकि अगर ये जो क्लासेस आप अगर मिस करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं नुकसान होगा इस चीज का। और जल्दी आपकी क्लास स्टार्ट होने जा रही है। राजपाल सर आपको साइंस पढ़ाएंगे। आइए चलिए, तो सभी बने रहे, बढ़िया तरीके से आपको पढ़ना है। चलिए हाँ, नमस्कार साथियों, मैं राजपाल प्रजापति परीक्षार्थी आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि पवन सर ने बताया कि आज हम एक विशेष कक्षा प्रारंभ करने वाली है जिसमें हम साइंस से रिलेटेड आपका जीव विज्ञान प्रारंभ करेंगे। देखिएगा, अगर जीव विज्ञान की बात करें आपके सामने, तो जो जीव विज्ञान है इससे आपके स्टेट गवर्नमेंट या आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी एग्जाम आयोजित की जाती है उसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखें, ये जो एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं तो सबसे ज्यादा जो प्रश्न है वो आपके जीव विज्ञान से पूछे जाते हैं, ठीक है। और जीव विज्ञान में भी अगर बात करें तो बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो देखने पर तो अपने को लगते हैं कि बहुत सिंपल है, लेकिन उनके अंदर से कुछ ज्यादा ही डीपली डाटा पूछा जाता है। तो आज आपके सामने में स्टार्ट करने वाले हैं कोशिका। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? कोशिका। तो देखिएगा, हम स्टार्ट करने वाले हैं कोशिका के बारे में। देखिएगा, सबसे पहले हम आपके सामने स्टार्ट करने वाले हैं कोशिका के बारे में। तो आप लोग यहाँ से सोच रहे होंगे कि हमने कोशिका ने स्टार्ट क्यों किया। तो एक बात बताइएगा, जो हमारा शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर ही बना है, तो पहले तो हमें हमारे शरीर के बारे में पूरी जानकारी पता होना चाहिए। तो देखिएगा, हम स्टार्ट करने वाले हैं कोशिका। तो देखो, सबसे पहले आपके सामने लिखा है कि कोशिका का अंग्रेजी अनुवाद जो सेल शब्द है, कौन सा है? सेल शब्द है। ये कौन सी भाषा से लिया गया है? तो याद रखिएगा, ये लैटिन भाषा के सेल्ला शब्द से लिया गया है। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आता है कि जो कोशिका का जो इंग्लिश वर्ड होता है सेल, ये कौन सी भाषा से लिया गया है? तो लैटिन भाषा के सेल्ला शब्द से लिया गया है और इसका मीन्स होता है छोटा कमरा। क्या होता है? छोटा कमरा। इसके बाद हम देखेंगे, कहा जाता है कि जीवन की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है, यानी कि जो अपने जीवन का जो मूल आधार है वो कोशिका है, ठीक है। आपके सामने लिखा है कोशिका सभी जीवों की शारीरिक संरचना की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है, या आप बोल सकते हो बेसिक स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशनल यूनिट, या मानव जीवन की कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई को कोशिका के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे आप आपके सामने कि इसमें कहा गया है कि इसमें स्वतः जनन या कहा गया है सेल्फ रिप्रोडक्शन की क्षमता होती है। कोशिकाएं ही जीवन के शरीर का निर्माण करती है। तो आप यहां से समझेंगे कि स्वतः जनन क्या होता है। तो देखिएगा, जो भी कोशिकाएं रहती है ये इनकी मृत्यु होने के बाद में स्वतः ही निर्मित होती है, यानी कि इनका निर्माण स्वतः ही होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि डॉक्टर साहब के पास जाएंगे और कहेंगे कि सर हमारे शरीर में कोशिकाओं की कमी हो गई, फटाफट इंजेक्शन या बोतल लगा दो तो बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कहा गया है आपके सामने सेल्फ रिप्रोडक्शन, यानी कि इनका निर्माण स्वतः ही होगा, ठीक है। आगे आपके सामने कहा है कुछ जीवाणुओं के शरीर केवल एक कोशिकाओं के बने होते हैं जिन्हें एक कोशिकीय जीव के नाम से जाना जाता है या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के नाम से
जाना जाता है। तो हम यहाँ से समझेंगे कि बहुत सारी कोशिकाएं ऐसी होती है या बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जिनका निर्माण एक ही कोशिकाओं से मिलकर बना या होता है, उन्हें हम क्या कहेंगे, एक कोशिकीय जीव कहेंगे या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया गया है जीवाणु, तो यहाँ थोड़ा सा बोर्ड पर आप समझेंगे क्या कहा गया है, जीवाणु के बारे में कहा गया है। तो थोड़ा सा जीवाणु के बारे में समझेंगे कि जो जीवाणु होता है इसे ही कहा जाता है बैक्टीरिया। क्या कहा जाता है, बैक्टीरिया। अब आपके सामने प्रश्न आएगा कि भैया जीवाणु की खोज किसके द्वारा की गई या बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा की गई, तो याद रखिएगा जीवाणु की खोज करता है एंटोनी यहां से समझेंगे थोड़ा सा, जीवाणु की जो खोज करता है वो एंटोनी ल्यूवेनहॉक है। क्या है, एंटोनी ल्यूवेनहॉक। तो यहां से आप समझेंगे कि अगर आपसे किसी ने पूछा कि जीवाणु के खोजकर्ता कौन है, तो आप याद रखिएगा एंटोनी ल्यूवेनहॉक है। अगर ये भी पूछ ले कि जीवाणु की खोज एंटोनी ल्यूवेनहॉक के द्वारा कब की गई, तो सन 1674 ईस्वी में की गई है। 1674 ईस्वी में जीवाणु की खोज की गई है और किनके द्वारा की गई है, एंटोनी ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई। आगे देखेंगे आप यहाँ, फिर ये बताया गया है जबकि कुछ जीव एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं जिन्हें बहुकोशिकीय जीव या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के नाम से जाना जाता है या कहते हैं। और एग्जांपल पर तौर पर बताया गया है मनुष्य। और आप जानते हो कि अपने जीव जगत में सबसे बुद्धिमान प्राणी अगर है तो वो मनुष्य है। और आपको पता है कि मनुष्य की जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार बनी है, ठीक है। तो आप यहाँ से समझेंगे कि जो एग्जाम्पल आपके सामने बताया गया है मनुष्य किसके रूप में, बहुकोशिकीय जीव के रूप में, तो बिल्कुल सही बताया गया है, क्योंकि हमारे मानव शरीर का निर्माण एक से नहीं, एक या एक से अधिक यानी विभिन्न प्रकार की बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर अपने शरीर का निर्माण हुआ है। इसलिए जो आपसे अगर कोई पूछ ले कि बहुकोशिकीय जीव किसे कहा जाता है और एग्जाम ऑप्शन में अगर मनुष्य दिया है तो डेफिनेटली आप मनुष्य लगा सकते हैं, क्योंकि मनुष्य का शरीर विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। चलो आगे देखते हैं हम, आगे देखते हैं आपके सामने। देखिए फिर बताया गया है आपके सामने कि कोशिका का अध्ययन, देखिएगा फिर बताया गया है कि कोशिका का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत होता है उसे कहा जाता है साइटोलॉजी। तो भैया ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है। तो आप याद रखेंगे कि विज्ञान की कौन सी शाखा है, तो साइटोलॉजी शाखा ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? आगे देखेंगे आप। अब बोला गया है कि कोशिका की खोज किस प्रकार हुई, डिस्कवरी ऑफ सेल। तो देखिए यहाँ से बिल्कुल अलग तरीके से ही आप कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। आपने नॉर्मली पढ़ रखा होगा कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की है सन 1665 ईस्वी में, तो ये आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। लेकिन किस आधार पे की है, वो मृत कोशिका थी या फिर जीवित कोशिका थी, ये हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे डीपली। तो ध्यानपूर्वक आप देखेंगे, सबसे पहले बताया गया है कि कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में जिन वैज्ञानिक ने किया उनका नाम है रॉबर्ट हुक। क्या कहा गया है कि सर्वप्रथम कोशिका शब्द का प्रयोग जिस वैज्ञानिक ने किया है उनका नाम है रॉबर्ट हुक, और उन्होंने सन 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की या शब्द का प्रयोग किया। अब उन्होंने किस आधार पर किया वो देखेंगे। उन्होंने बताया कि उन्होंने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कार्य के पतले टुकड़े, मिस्टेक है यहाँ पर है कार्य के पतले टुकड़ों में मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचनाएं देखी। रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं को नाम दिया कोशिका। थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनेंगे कि रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की एक पतली परत के ऊपर मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचनाएं देखी और उन्हें नाम दिया गया कोशिका, ठीक है। पर एक और बात मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने नाम कोशिका दिया, इससे पहले एक वर्ड का उपयोग इन्होंने किया था जिसका नाम था कोशा। अगर आपके सामने आ जाए कि रॉबर्ट हुक के द्वारा सबसे पहला कोशिका के संदर्भ में किस शब्द का प्रयोग किया गया, तो वो शब्द था कोशा। और इसी कोशा के आधार पर रॉबर्ट हुक के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया। यहाँ पर बताया गया होगा, थोड़ा सा छूट गया, लेकिन देखें आप कि
कि रॉबर्ट हुक के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है माइकोग्राफिया। माइकोग्राफिया, ध्यान से याद रखिएगा। अगर कोई आपसे पूछ ले कि रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है तो माइकोग्राफिया है। इतना समझ में आया बच्चों आपको? आगे देखिएगा, आगे बताया गया है कि यद्यपि मृत कोशिकाएं थी परंतु अपने जीवन की आधारभूत संरचनात्मक इकाई की खोज कर ली थी। थोड़ा सा मेरी भावनाओं को समझेंगे और सुनेंगे कि जो रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजी गई कोशिका थी ये एक डेड सेल थी जिसे कहा गया है मृत कोशिका। क्या कहा गया है? मृत कोशिका। तो आपके दिमाग में एक प्रश्न आया होगा कि अगर सर्वप्रथम मृत कोशिका की खोज हुई थी तो फिर जीवित कोशिका यानी कि लिविंग सेल की भी खोज हुई होगी। तो देखिए हम आगे थोड़ा सा समझेंगे। फिर बताया गया है कि इसलिए रॉबर्ट हुक को, किनको? रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक या फादर ऑफ साइटोलॉजी का नाम से जाना जाता है। एक बार और सुनेंगे, अगर कोई आपसे पूछे कि कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है या फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है तो उनका नाम आएगा रॉबर्ट हुक। क्या आएगा? रॉबर्ट हुक। उम्मीद है आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा आगे आपके सामने लिखा है कि सन 1674 ईस्वी में डच वैज्ञानिक एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने एक उन्नत किस्म के सूक्ष्मदर्शी की सहायता से एक तालाब के जल में जीवित कोशिकाओं की खोज की। इनके द्वारा ही जीवाणु की खोज की गई। तो थोड़ा सा सुनेंगे आप। अगर आपसे कोई पूछे कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका जिसे हम लिविंग सेल के नाम से जानते हैं इसकी खोज किसके द्वारा की गई तो सर एंटोनी ल्यूवेनहॉक के द्वारा सन 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज की गई। और ये वैज्ञानिक अगर पूछे कहां के थे तो ये डच के हैं। डच या फिर इसके बाद हॉलैंड और हॉलैंड के बाद नीदरलैंड जिसकी राजधानी है। आगे देखेंगे, आपको यह भी कहा गया है कि जीवाणु की जो खोज है वो भी किसके द्वारा की गई तो वो भी की गई एंटोनी ल्यूवेनहॉक के द्वारा, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। आगे देखेंगे कि सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कौन सी है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, जीवाणु है, और वो कौन सा है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। इसके बाद में आप देखेंगे आपको बताया गया है एंटोनी ल्यूवेनहॉक का यहाँ पर चित्र आपके सामने दर्शाया गया है। आप देख सकते थे कि उनके जमाने में जो फोटो लिया गया है वो कुछ इस प्रकार है और वो कुछ इस प्रकार दिखते थे। आगे देखेंगे आपके सामने कि सबसे बड़ी जो कोशिका है वो शुतुरमुर्गी के अंडे की है जिसे ऑस्ट्रिच एज के नाम से जानते हैं। बहुत बार प्रश्न आता है कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी है तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्गी के अंडे यानी ऑस्ट्रिच एज की है। इसके बाद बताया गया है, बहुत ही अच्छा फैक्ट बताया गया है और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही आईएमपी है। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे इसे कि शुतुरमुर्गी के एक अंडे का वजन 1.6 किलोग्राम होता है। ध्यान से सुनेंगे कि शुतुरमुर्गी के अंडे का जो एक अंडा होता है जो कि आपके सामने दिखाया भी गया, देखो ये अंडे दिख रहे हैं आपको। अब किसी की इच्छा तो नहीं हो रही कि फटाफट इसकी सब्जी बना के खा लो, तो भैया ध्यान रखिएगा ये बहुत बड़ा अंडा होता है, आपको इसको खाना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। देखिएगा शुतुरमुर्गी के अंडे का एक अंडे का वजन 1.6 किलोग्राम के आसपास होता है। और बहुत बेहतरीन बात बताई गई है कि शुतुरमुर्गी का जो एक अंडा होता है मुर्गी के 24 अंडे के बराबर होता है। कितने अंडे के बराबर होता है? 24। तो आप यहाँ अनुमान लगा सकते हैं, इसको बिल्कुल नहीं खा सकते आप क्योंकि बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो ध्यान से सुने कि शुतुरमुर्गी के एक अंडे का वजन मुर्गी के 24 अंडे के लगभग बराबर होता है। कितना समझ में आया होगा आपको? आगे की ओर चलते हैं हम। देखिएगा आगे आपके सामने बताया गया है कि सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। क्या होती है? अगर कोई पूछे आपसे कि सबसे लंबी कोशिका क्या होती है तो तंत्रिका कोशिका होती है। आगे बताया गया है कि इसकी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई, थोड़ा सा यहाँ गलत लिखा गया है, नेफ्रॉन नहीं होता है, न्यूरॉन होता है। क्या होता है? न्यूरॉन होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया तंत्रिका कोशिका की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को किस नाम से जानते हैं तो उसका नाम है न्यूरॉन। जिस प्रकार आपने पढ़ा है कि जीवन की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई के नाम से किसे जानते हैं तो कोशिका को जानते हैं, बस उसी प्रकार सबसे लंबी कोशिका है आपकी तंत्रिका कोशिका। इसकी कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई कौन है? आपका न्यूरॉन है। आगे देखेंगे आप। फिर बताया गया है
कि तंत्रिका कोशिका की लंबाई लगभग 90 से 100 सेंटीमीटर के आसपास होती है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम आया है कि तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितनी होती है। अगर नॉर्मली आप बताना चाहें तो तंत्रिका कोशिका की जो दूरी होती है, लंबाई होती है, वो लगभग 1 मीटर के आसपास होती है। अब आप लोग इतना तो जानते होंगे क्योंकि लगभग मैथ्स के स्टूडेंट होंगे, बाकी स्टूडेंट भी होंगे, लेकिन नॉर्मली सभी जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर के आसपास होता है। और यही आपके सामने बताया गया है कि तंत्रिका कोशिका की मिस्टेक हो गया, तंत्रिका कोशिका की लंबाई 90 से 100 सेंटीमीटर के आसपास होती है, या आप इसे बोल सकते हो कि तंत्रिका कोशिका की लंबाई 1 मीटर होती है। आगे चलेंगे हम। देखो, माफी चाहिए। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। आपके सामने तंत्रिका कोशिका को बिल्कुल दिखाया गया है, देखो डायग्राम के माध्यम से कि उसका केंद्रक कहां पर है, तंत्रिका कोशिका का अंतिम सिरा कौन सा है, स्टार्ट कहां से हुआ है, कुछ इस प्रकार होती है आपकी तंत्रिका कोशिका। ठीक, आगे देखेंगे। फिर बात हुई है कोशिका सिद्धांत, जिसे बोलते हैं सेल थ्योरी। भैया यहां से बहुत प्रश्न आते हैं और बच्चों को हमेशा डाउट होता है कि कोशिका सिद्धांत एक्चुअली होता क्या है। पहले तो ये समझेंगे कि कोशिका सिद्धांत होता क्या है। कोशिका सिद्धांत की अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा दी गई, अब अवधारणा भी अगर दी गई तो वो कब दी गई, कोशिका सिद्धांत के बारे में हम पूरा डिस्कशन से पढ़ेंगे या पूरा डिस्कस करेंगे। देखेंगे इधर कोशिका सिद्धांत या फिर आपका सेल थ्योरी। बताया गया है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1838-39 में स्लाइडेन और स्वान के द्वारा किया गया। ध्यान से सुनिएगा कि पूछे आपसे कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया, तो सर्वप्रथम 1838-39 में स्लाइडेन और स्वान नामक 2 वैज्ञानिकों के द्वारा कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया गया। अब इस कोशिका सिद्धांत में क्या है, क्या बताया गया होगा, किसके बारे में बताया गया होगा, बस इससे रिलेटेड कुछ प्रमुख बातें हैं जो हम आगे देखेंगे। देखिएगा, थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे बताया गया, देखो बहुत ध्यानपूर्वक समझना है कोशिका सिद्धांत के बारे में। पहला बताया गया है कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से हुई है। आप नॉर्मली जानते हो कि कम से कम किसी भी जीव की उत्पत्ति अगर होगी तो कम से कम एक कोशिका से होगी। किससे होगी? एक कोशिका से। आगे बताया गया है कि प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होगा। अब थोड़ा सा यहाँ से सोचने वाली बात आपके सामने ये है कि अगर किसी भी जीव का निर्माण हुआ होगा तो पहले तो एक कोशिका से हुआ होगा। जैसे कि हमने अभी जीवाणु के बारे में पढ़ा था, जीवाणु के बारे में हमने देखा था कि जीवाणु एक ऐसा जीव है जिसका निर्माण एक कोशिका से हुआ है और उसे हमने एक कोशिकीय जीव कहा था। उसके बाद में हमने ये भी पढ़ा था कि ऐसे जीव के बारे में बताइए जिसका निर्माण एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर हुआ है, तो वो जीव आपके सामने अभी आया था। हमारी बात की थी हमने मनुष्य की थी। आगे फिर बताया गया था इसमें कि प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, तथापि यदि कोशिकाएं मिलकर काम करती है फलस्वरूप एक जीव का निर्माण करती है। तो यहाँ से बताया गया है कि जो कोशिकाएं हैं वो सभी आपस में मिलकर एक प्रकार का काम करेगी, या सभी कोशिकाओं एक साथ काम करेगी तो उनसे मिलकर एक जीव की उत्पत्ति होगी या निर्माण होगा। तो उसी के बारे में आपको बताया गया कि वहां पर एक जीव का निर्माण होगा, यानी सभी कोशिकाओं के सहयोग से। फिर बताया गया है कोशिका का निर्माण किस क्रिया से होता है, उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता या क्रिएटर का काम करता है। तो यहाँ से बहुत अच्छे से समझेंगे कि कोशिका के द्वारा अगर किसी भी जीव का निर्माण होता है तो जो उसमें मुख्य भूमिका या मुख्य अभिकर्ता या क्रिएटर का जो काम करता है वो केंद्रक करता है, यानी कि न्यूक्लियस। देखो बच्चों, इतना आपको शायद समझ में आ गया होगा। हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं। इसमें यह भी बताया गया है आपके सामने कि जैसे ये कोशिका है, अब कोशिका सिद्धांत, अब ये कोशिका सिद्धांत हमने आपके सामने पढ़ा है, तो देखो वो जीव तो इसके अंतर्गत आ जाएंगे जो कोशिका सिद्धांत की जो भी ये नियम या शर्तें दिए गए हैं उनको फॉलो करेंगे। लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं जो कोशिका सिद्धांत का बिल्कुल भी अनुपालन नहीं करते हैं, जिन्हें एक्सेप्शन के नाम से जानते हैं या कोशिका सिद्धांत का अपवाद कहते हैं। तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे आपके सामने
कि कोशिका सिद्धांत के अपवाद या एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी किसे कहते हैं कि इसके अंतर्गत किस किस जीव को रखा गया है। तो देखो यहां से समझेंगे, कुछ जीव कोशिका सिद्धांत का अनुपालन नहीं करते हैं, उनकी विशेष संरचना कोशिका सिद्धांत के तत्वों का अपवाद है, यह जीव निम्न है। तो यहां से बताया गया है कि कुछ ऐसे जीव हैं जो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं, बस उनके बारे में ही हम यहां डिस्कस करेंगे। देखिएगा आगे चलते हैं हम। चलो देखें, सबसे पहले जिसके बारे में बात की गई है उसका नाम है विषाणु। जैसे आप भली भांति जानते होंगे वायरस, आप लोग अभी जानते होंगे कि अभी हम कोरोना से ग्रसित थे सभी, यानी कि सॉरी मिस्टेक हो गया, आप लोग सभी जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान या विदेश जितने भी देश हैं वहां पर कोरोना का बड़ा ही अतिक्रमण छाया हुआ था, जिसके कारण बहुत समस्याओं का सामना करना हुआ था। बस वही है एक प्रकार का वायरस, और वायरस की फोटो भी आपके सामने शायद यहाँ दिखाई गई है कि वायरस कुछ इस प्रकार का होता है। अब ये ना समझे कि ये कोरोना को बना दिया गया है कि इसमें से घुस जाएगा और अपने अंदर अपने को कोरोना हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल ना सोचे, ठीक है। ये तो एक वायरस दिखाया गया है, इसको कोरोना बिल्कुल ना समझे। देखिएगा बताया गया है, विषाणु सजीव और निर्जीव के मध्य की कड़ी माने जाते हैं। तो यहां से हम समझेंगे कि जो आपके विषाणु होते हैं इनको कहा गया है सजीव और निर्जीव, यानी कि लिविंग और डेड। तो ये कैसे समझेंगे, देखिएगा यहाँ पर, इसको याद रखिएगा कि जो विषाणु है उसे सजीव और निर्जीव के मध्य कड़ी के रूप में जाना जाता है। देखें आगे, विषाणु संक्रामक परजीवी यानी इन्फेक्शन पैरासाइट है जो स्वतंत्र अवस्था में निष्क्रिय होते हैं, जो निर्जीव के समान व्यवहार करते हैं, परंतु अनुकूल वातावरण प्राप्त होने पर सक्रिय हो जाते हैं और सजीवों के समान व्यवहार करते हैं। यहां से थोड़ा सा समझेंगे, मैं थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से आपको समझाता हूं। देखिए थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से, ये समझ लो ये है सजीव और ये है निर्जीव। यहां से आप समझ सकते हो कि अगर ये जो वायरस है अगर ये शरीर के अंदर घुस जाएगा और शरीर के अंदर घुसने के बाद में हमारी कोशिकाओं के ऊपर अटैक करेगा या हमला करेगा, तो देखो शरीर के अंदर अगर ये घुस जाएगा तो ये एक प्रकार का लिविंग यानी कि सजीव का काम करेगा, क्योंकि इसे जो अनुकूल वातावरण मिला है वो भी सजीव मिला है। तो देखो शरीर के अंदर ये लिविंग सेल के रूप में कार्य करेगा। और जब ये देखो कहा है इन्फेक्शन, यानी किसी प्रकार का अगर इन्फेक्शन हमारी बॉडी के ऊपर हो जाए, तो आपको पता है हमारी जो कोशिकाएं हैं वो शरीर के अंदर लिविंग रहती है, लेकिन बॉडी के ऊपर कोई कोशिकाएं लिविंग नहीं रहती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारी जो कोशिकाएं होती है उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे कि मृत्यु होने के बाद में वो कोशिकाएं कहां जाती होगी या उनको नष्ट किस प्रकार किया जाता होगा। थोड़ा सा यहाँ समझेंगे कि शरीर के अंदर अगर कोशिकाएं ये जो है इनके अंदर अगर आपका वायरस काम करता है तो उसको लिविंग यानी कि एक सजीव अनुकूल वातावरण मिल जाता है, जिसके रूप में वो सजीव के रूप में कार्य करता है। और अगर बॉडी के ऊपर किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है तो वो निर्जीव के रूप में व्यवहार करता है। इसलिए विषाणु को सजीव और निर्जीव के मध्य एक कड़ी के रूप में जाना जाता है। और देखो आपके सामने विषाणु के डायग्राम के माध्यम से आपको दिखाया गया है कि जो वायरस है कुछ इस प्रकार का आपका, ठीक है। आगे देखेंगे, विषाणु केवल न्यूक्लिक अम्ल, अब न्यूक्लिक अम्ल में कौन कौन है, डीएनए और आरएनए से निर्मित होते हैं, जिसके चारों ओर को मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा गलत लिखा है, जिसके चारों ओर के जो आवरण होता है, थोड़ी सी लाइनिंग मिस्टेक है यहां से, देखो यहां से मैं समझाता हूं थोड़ा सा कि जो आपका विषाणु होता है ये न्यूक्लिक अम्ल, अब न्यूक्लिक अम्ल में कौन कौन, एक तो डीएनए व आरएनए, इससे ये निर्मित होता है, ठीक है। और इसका जो आवरण होता है वो विकास के क्रम में इस प्रकार होता है कि इसका विकास कोशिका के क्रम तक हो ही नहीं पाता है। जहां तक आपके कोशिका सिद्धांत के जो 4 नियम बताए गए हैं वहां तक ये नियम को फॉलो ही नहीं कर पाता है, वहां तक पहुंच ही नहीं पाता है। इसके कारण ये कोशिका सिद्धांत का अनुपालन नहीं करेगा, इसलिए इसे कोशिका सिद्धांत का अपवाद कहा जाता है। इसे कहा जाता है विषाणु को। बहुत बार एग्जाम आया है कि कोशिका सिद्धांत का अपवाद किसे कहा जाता है, तो कोशिका सिद्धांत का अपवाद कहा जाता है वायरस, जिसे विषाणु। अब थोड़ी सी आपके सामने बात आई है डीएनए और आरएनए की, तो यहां समझेंगे थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा समझेंगे आप। 2 मिनट, 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 2 मिनट
देखिए यहाँ थोड़ा सा समझेंगे। अगर डीएनए की बात आई है तो आपको पता होना चाहिए कि जो डीएनए है इसका पूरा नाम क्या है। इसका पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, ये तो हो गया इसका पूरा नाम। अगर आपसे कोई पूछे कि जो ये डीएनए है इसके निर्माण में मुख्य भूमिका कौन सा प्रोटीन निभाता है, बहुत बार प्रश्न आता है भैया डीएनए के बारे में सबको पता है कि ये जेनेटिक कोड है, या आनुवांशिक गुणों को प्रदर्शित करता है कि माता पिता के जो गुण है उनको पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों में पहुंचाने का काम करता है, यानी कि डीएनए के बारे में सारी जानकारी बच्चों को होती है। लेकिन जानकारी आप सुने कि भैया जो डीएनए आपका है इसके निर्माण में मुख्य भूमिका कौन सा प्रोटीन निभाता है, ये मेन चीज है। तो याद रखिएगा डीएनए के निर्माण में जो मुख्य प्रोटीन भूमिका निभाता है उसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। क्या है? हिस्टोन प्रोटीन। फिर थोड़ा सा सुनेंगे कि जो ये डीएनए है इसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे कहा जाता है जीन। क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। इसके बाद आप सुनेंगे कि भैया जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया, तो जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जोहानसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा सन 1905 ईस्वी में किया गया। बहुत बढ़िया ही प्रश्न है कि जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जोहानसन नामक वैज्ञानिक, कौन से? जोहानसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा जीन शब्द का प्रयोग सन 1905 ईस्वी में किया गया। अब इन्होंने जीन शब्द का प्रयोग तो कर दिया, पर बात आई कि भैया डीएनए या जीन किस प्रकार कार्य करता है। माफी चाहूंगा। तो याद रखिएगा जो जीन का है, जो जीन का संश्लेषण, क्या हुआ? जीन का संश्लेषण। तो जीन का संश्लेषण प्रयोगशाला में सबसे पहले डॉक्टर हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया। डॉक्टर हरगोविंद खुराना के द्वारा जीन का संश्लेषण प्रयोगशाला में किया गया, और इसलिए ही जो आपके क्या है सरकार है, जो भी है, वो बहुत प्रसन्न हुए कि सबसे पहले जीन का संश्लेषण डॉक्टर हरगोविंद खुराना के द्वारा कर दिया गया था। इसलिए इन्हें 1968 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगर देखा जाए तो डीएनए की जानकारी तो बहुत है मेरे पास, लेकिन यहाँ मैं आपको बता ही नहीं पाऊंगा क्योंकि बोर्ड पर वैसे ही पीपीटी के रूप में कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब हम डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी बताई जाएगी। थोड़ा सा आरएनए के बारे में भी सुनते हैं आप। थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आ रहा है, इसके कारण थोड़ा सा वेट करेंगे या थोड़ा सा लेक्चर को रेस्ट देते हैं।